नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस की विशेष कक्षाओं में आपका स्वागत है। और आज हम बॉटनी का लेक्चर नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 18 को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने प्लांट मूवमेंट यानी पादप गतियों को जाना था। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको वह टॉपिक अच्छे से समझ आ भी गया होगा। देखिए उसमें क्योंकि महत्वपूर्ण वो टॉपिक है और हमेशा से जो भी साइंस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी पेपर होते हैं, वहाँ से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन देता है, तो आपको उसे बड़े अच्छे से समझना है और याद करना है। तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 19 है, इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपको एक नंबर आसानी से दिला देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, पहला टॉपिक हमारा कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कोशिकीय श्वसन को जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2, H2O तथा एनर्जी का बनना रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहलाता है। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और बहुत मात्रा में एनर्जी बनेगी। और इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं प्लांट, इसमें प्लांट ऑक्सीजन को क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और CO2 रिलीज की जाती है। और ये जो यहाँ पर ऊपर जो आपको डेफिनेशन बताई गई है, उसको आप इस प्रोसेस के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6 और ये आपका ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और काफ़ी मात्रा में एनर्जी बनेगी। लगभग 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि सेल को विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। तो देखिए कोई भी जीवित जीव हो या फिर प्लांट हो, उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है अपने को प्रोसेस करने के लिए। तो वही एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है, वही एनर्जी उसे रेस्पिरेशन से मिलती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक जितने कंपोनेंट होते हैं उनको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर क्या बनती है, एनर्जी बनती है, पानी भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अब देखिए जो हमारे पास श्वसन होता है, ये दो तरह का होता है। अब ये दो तरह कौन से होते हैं, तो पहला होता है ऑक्सी, जिसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है हमारे पास अनऑक्सी, जिसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और किन किन में ये पाया जाता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सी श्वसन को। तो देखिए ऑक्सी श्वसन क्या होता है, इस पर वार्ता कर लेते हैं। चलिए, तो ये है ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कहने का मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इस रेस्पिरेशन में, तथा फूड प्रोडक्ट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वह काफ़ी एनर्जी निकलती है। यानी जो हमने अभी ऊपर जो एक समीकरण देखा था उसी की बात की जा रही है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। फूड प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पर ग्लूकोज ही है, तो फूड प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और फिर क्या बनता है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी किस रूप में होती है, ये ATP के रूप में स्टोर होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फाइड फॉस्फेट के रूप में क्या होगी, ये आपके स्टोर होगी। और ध्यान रखिएगा आप, ATP जो है इसी से ही एनर्जी मिलती है। क्या होता है, ATP से ही एनर्जी मिलती है। और फिर देखिए जैसे ATP से एनर्जी मिली है, अब स्टोर हो गया है, मतलब ATP स्टोर हो गया। अब जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब इसका जलीय अपघटन होगा और फिर एनर्जी फिर से रिलीज़ होगी और फिर वो जो सेल है उसको काम करने में मदद होगी। ये बाकी आप ये समझ चुके हैं। ऊपर हमने ये रिएक्शन अभी पहले देखी थी, C6H12O6 + 6O2 क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, पानी बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, 673 किलो कैलोरी यानी 673 किलो कैलोरी एनर्जी बन रही है। और इसी एनर्जी से फिर क्या होता है, कोई भी शरीर हो, चाहे प्लांट का हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, तो इनका शरीर इसी एनर्जी से फिर चलता है।
अब हम दूसरा जो रिस्पिरेशन है अनाक्सी श्वसन, जिसे हम एनएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, उसकी बात करते हैं और उसमें क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए O2 की एब्सेंट में होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का। अब अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो सीधी सी बात है कि जब वो पूरी तरह से टूटा ही नहीं तो एनर्जी भी नहीं निकलेगी, उतने मात्रा में एनर्जी नहीं निकलेगी जितनी मात्रा में हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में निकली थी। तो देखिए O2 की एब्सेंट में होता है, इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वह CO2 और एथिल अल्कोहल तथा कम एनर्जी निकलती है। कहने का मतलब है कि O2 की एब्सेंट में, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो ग्लूकोज का क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और बनेगी क्या चीज़ें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, और एनर्जी जो है ये बहुत कम मात्रा में निकलेगी, जिसको हम समझेंगे इस समीकरण के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे C6H12O6 और इसका ऑक्सीडेशन होता है, और फिर क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और मात्र 28 किलो कैलोरी एनर्जी बनेगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी बहुत कम मात्रा में निकलती है, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए इसे इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना है, कभी आपको सीधे ये पूछ लिया जाएगा कि किस श्वसन को इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन यानी अंतर आणविक श्वसन किसको कहा जाता है, अनाक्सी श्वसन को कहते हैं, ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। और देखिए ये इस प्रकार का रेस्पिरेशन आपको किस में देखने को मिलेगा, कुछ फंगी में, कुछ बैक्टीरिया में, और जर्मिनेटेड जो बीज होते हैं, जो अंकुरित होते हुए बीज होते हैं, कभी कभी वह एनएरोबिक रेस्पिरेशन को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ सेब का जो फल होता है उसमें भी ये रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है श्वसन, जो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इससे। चलिए अब हम अपना दूसरा जो टॉपिक है उसको शुरू कर लेते हैं, श्वसन गुणांक, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। इसको ध्यान रखना है आपको, श्वसन गुणांक क्या होता है इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन में एब्जॉर्ब O2 तथा रिलीज CO2 के रेशियो को रेस्पिरेटरी क्वोशंट कहा जाता है। यानी जो श्वसन की क्रिया हुई उसमें जो ऑक्सीजन क्या की गई, एब्जॉर्ब की गई, और जो CO2 रिलीज़ की गई, इसके अनुपात को रेस्पिरेशन क्वोशंट कहा जाता है। यानी श्वसन गुणांक किसे कहते हैं कि भाई आपने रेस्पिरेशन के अंदर कितनी ऑक्सीजन को आपने इनटेक किया और कितनी CO2 को रिलीज़ किया, इसी का जो रेशियो होता है उसे ही हम कहते हैं श्वसन गुणांक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो देखिए ये तो परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन जो मैंने आपको अभी यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला लिख के बताया था वो इम्पोर्टेंट है। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, देखिए RQ का मापन ज्ञानांग श्वसन मापी यानी ज्ञानांग रेस्पिरेटरी मीटर से होता है। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई RQ को कैसे हम मापते हैं, कैसे उसको हम मापा जाता है, कैसे उसकी रीडिंग होती है, तो ज्ञानांग श्वसन मापी से होती है। दूसरा देखिए अनाक्सी श्वसन यानी AR, जो हमारा एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, RQ का मान अनंत यानी इनफाइनिट होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यू मैं आपको बताऊँगा RQ की, जो कि कार्बनिक एलिमेंट पे डिपेंड करती है, हर कार्बनिक एलिमेंट का जो RQ वैल्यू होती है वो अलग होती है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको यहाँ से नंबर चाहिए तो आपको ये याद करने होंगे, किसी भी कैसे भी याद कीजिए, लेकिन इसको याद कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक नंबर आप मान के चलिए, अगर हमारा अंदाज़ा सही रहा तो यहाँ से आपको एक नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले आपको ये याद करना है, ज्ञानांग श्वसन मापी से हम क्या करते हैं, RQ को मापते हैं, इसकी वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। अगला
जो एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें आर क्यू की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो दो चीज़ें हो गई। अब ये तीन यहाँ पर आपको जो है वैल्यू दी गई हैं जो कि आपको ज़रूर से याद करनी है। तो देखिए एक तरफ दे रखा है कार्बोनिक एलिमेंट और दूसरी तरफ दे रखा है आर क्यू वैल्यू। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए आर क्यू वैल्यू कितनी होती है, हमेशा एक होती है, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए आर क्यू वैल्यू हमेशा एक होती है। फैट यानी वसा और प्रोटीन के लिए हमेशा ये लोअर देन फर्स्ट होगी, मतलब लोअर देन 1 होगी, यानी कि 1 से हमेशा कम होगी। और कितनी होगी, 0.5 से 0.9 तक। अगला है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड के लिए हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन 1। तो कितनी होगी, 1.3 से 4 तक। तो ये तीनों ही वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, पेपर तक इसको याद रखिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, फैट और प्रोटीन के लिए 1 से कम, और कार्बोनिक एसिड के लिए 1 से ज़्यादा। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक नोट लिखा गया है जो कि आपको समझना है कि यहाँ पर इसमें क्या कहा जा रहा है। तो देखिए जो गूदेदार प्लांट होते हैं जिन्हें हम सक्यूलेंट प्लांट कहते हैं, जैसे नागफनी, आपने देखा होगा इसका जो तना होता है कैसा होता है, मांसल होता है। मांसल वो इसलिए होता है क्योंकि वो पानी को भी स्टोर करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा गर्म परिस्थिति में भी रह सकें। तो देखिए गूदेदार प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से CO2 नहीं निकलती है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तो हुआ लेकिन CO2 नहीं निकली। आप जानते हैं अभी हम दोनों रिएक्शन ऊपर पढ़ चुके हैं, एरोबिक और एनारोबिक, दोनों में ही आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। लेकिन जो हमारे पास सक्यूलेंट प्लांट होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से CO2 नहीं निकलती है, बल्कि होता क्या है, मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड बनता है जिसमें RQ का वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जिसके RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सक्यूलेंट प्लांट में RQ की वैल्यू कितनी है तो कितनी है, 0, या फिर मैलिक एसिड का पूछा जाए तो कितनी होगी, 0 होगी। तो ये नोट भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर जिसका नाम है प्रकाश श्वसन, जिसे हम क्या कहेंगे, फोटो रेस्पायरेशन। अब ये क्या होता है और ये प्लांट में ऐसी जो प्रोसेस है वो क्यों अपनाई जाती है उसको हम समझ के करें। ग्रीन प्लांट तीव्र प्रकाश यानी तेज सूर्य के प्रकाश में O2 को ग्रहण करते हैं व CO2 को रिलीज़ करते हैं। बिल्कुल ये जो आपकी प्रोसेस होगी ये बिल्कुल आपका फोटोसिंथेसिस के अपोजिट होती है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, O2 को रिलीज़ करता है और CO2 को एब्जॉर्व करता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि O2 को एब्जॉर्व करेगा और CO2 को रिलीज़ करेगा। ऐसा क्यों होगा, जब लीफ में O2 की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तब ये जो क्रिया है वो प्रभाव में आती है। और इसमें देखिए फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से आपके सेल ऑर्गन्स काम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, क्लोरोप्लास्ट काम करेगा और परऑक्सीसोम। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि भाई जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है कि O2 को एब्जॉर्व किया जाता है, CO2 को रिलीज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम तीनों ही भाग लेते हैं। तो ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट इसका देख लीजिए। इसमें ATP नहीं बनती है, ना ही NAD का रिडक्शन होता है। मतलब कि देखिए प्रोसेस तो हो रहा है, यानी ग्लूकोज टूट तो रहा है, फूड यहाँ पे डिसॉल्यूशन होगा, यानी जो आपका ग्लूकोज है वो टूटेगा, लेकिन उससे ATP नहीं बनेगी। मतलब जो उससे एनर्जी निकलेगी भी वो हीट में चेंज होके वायुमंडल में चली जाएगी, तो कोई यूज़ नहीं होता है, एनर्जी नहीं बन पाती है। साथ ही साथ यहाँ पर NAD का रिडक्शन भी नहीं होगा। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें फूड का विघटन यानी कि डिसॉल्यूशन होता है, मतलब आपका ग्लूकोज टूटेगा लेकिन एनर्जी नहीं बनती क्योंकि वो एनर्जी हीट में चेंज होकर नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ ये जो आपका फोटो रेस्पिरेशन है ये C3 प्लांट में होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो कि आपको ज़रूर से याद रखने हैं। चलिए अब हम अगला अपना टॉपिक देखते हैं, फर्मेंटेशन यानी किण्वन। अब किण्वन क्या होता है समझिए इसको। फर्मेंटेशन में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन में सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शुगर का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनाते हैं तथा एनर्जी रिलीज होती है। मतलब
कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जैसे आपका यीस्ट हो गया, यीस्ट इस प्रक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो देखिए फर्मेंटेशन में सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या शुगर का क्या करेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या बनाएंगे, एसिटिक एसिड बनाएंगे, लैक्टिक एसिड बनाएंगे और अल्कोहल को बनाएंगे। साथ ही साथ क्या बनेगी, एनर्जी निकलेगी और यह एक तरह का क्या हो जाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल होगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भाई जो फर्मेंटेशन है वो किस तरह का श्वसन का उदाहरण है, तो वो अनाक्षी श्वसन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है। और आगे देखिए इसमें नोट में क्या लिखा गया है, यीस्ट जो होता है उसके पास होता है जाइमेज एंजाइम, उससे ये क्या करता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल यानी शराब में बदलता है और साथ ही साथ CO2 भी निकलती है। तो ध्यान रखिएगा यीस्ट के पास कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होता है, और जिससे ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल यानी शराब में बदल देता है और साथ ही साथ CO2 भी निकलती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वह है दीप्तिकालिता, जिसे हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। तो दीप्तिकालिता क्या होता है, इस पे इसकी परिभाषा सबसे पहले समझते हैं। देखिए, पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा दिन रात के प्रति अनुक्रिया फोटोपीरियोडिज्म कहलाती है। कहने का मतलब है जो प्लांट होता है वो क्या करता है, प्रकाश की अवधि मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितने टाइम तक लाइट रह रही है, कितने टाइम तक वो लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है, साथ ही साथ दिन रात जो हो रहे हैं उनके प्रति, उनके लिए क्या करता है, एक रिएक्शन करता है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। लाइट ड्यूरेशन के आधार पर पौधों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो जो प्रकाश की अवधि होती है उसके आधार पर प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा गया है। अब इसे सीधी सी भाषा में समझिए कि जो प्लांट होता है, कोई भी प्लांट अगर उगा है तो वो दिन रात के प्रति क्या करेगा, हमेशा एक रिएक्शन करेगा। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दिन में उनके फूल खिल जाएंगे, रात होते ही बंद हो जाएंगे, या फिर कुछ प्लांट ऐसे होंगे कि जो दिन में अधिकतर खिलेंगे, रात में नहीं खिलेंगे, और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब वो उन पे दिन रात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी पूरे प्रोसेस को मतलब कि वो वृद्धि कर रहे हैं, दिन में वो बढ़ रहे हैं, दिन में वो प्रॉपर अपनी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये सारी जो कितनी भी प्रोसेस हो रही हैं, इन प्रोसेस को जो कि किसके लिए हो रही हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट के से हो रही हैं और दिन रात से हो रही हैं, तो इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता कहा जाता है। तो ये सीधी सी लैंग्वेज में हो गया। अब देखिए फोटोपीरियोडिज्म के आधार पे या फिर आप बोल सकते हो लाइट ड्यूरेशन के आधार पे प्लांट को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें होता है लॉन्ग डे प्लांट, सेकंड होता है शॉर्ट डे प्लांट, और थर्ड होता है डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब उस पर लाइट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले लॉन्ग डे प्लांट को पढ़ते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट होते क्या हैं। तो देखिए 12 घंटे से ज़्यादा प्रकाश में फ्लावरिंग करेंगे, मतलब ऐसे प्लांट जो लाइट में जो अधिकतर 12 घंटे से अधिक जब प्रकाश होगा तब ये क्या करेंगे, तब ये फ्लावरिंग करते हैं, पुष्पन करते हैं, और सारी प्रक्रियाएं ये तभी करेंगे। एग्जाम्पल में क्या जाएगा, रबी की फसलें, जितनी भी रबी क्रॉप हैं वो सारी की सारी लॉन्ग डे प्लांट्स होती हैं, और जिसके अंतर्गत मूली, गेहूँ, चुकंदर, जौ, आलू, मटर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग डे प्लांट कौन सी होती हैं, रबी फसलें होती हैं। लॉन्ग डे का मतलब होता है जहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा प्रकाश में जो फ्लावरिंग करेंगी या पुष्पन करेंगे, ऐसे पादप आपके क्या होंगे, लॉन्ग डे प्लांट होंगे। अगला दूसरा देखिए शॉर्ट डे प्लांट। तो देखिए ये 12 घंटे से कम लाइट में तथा रात में ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, मतलब कि ये 12 घंटे से कम प्रकाश में क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, और रात के टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से एग्जाम्पल आएंगे, खरीफ की फसलें, जितनी भी खरीफ की फसलें हैं सबकी सब शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। और मुख्य एग्जाम्पल क्या है, सोयाबीन है, तंबाकू, धान, ये सब आपके शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट डे प्लांट से सीधे ध्यान रखिएगा जहाँ पर लाइट जो होगी 12 घंटे से कम होगी वहाँ पर ये फ्लावरिंग करेंगे। तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट, और इसमें ये क्या होते हैं, देखिए इनके फ्लावरिंग पर डे नाइट का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि इनके पुष्पन के लिए ज़रूरी नहीं है कि दिन ही हो,
या ज़रूरी नहीं है कि रात ही हो, ये कभी भी क्या हो सकते हैं, इनमें फ्लावरिंग हो सकती है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कपास आ जाएगा और मटर आ जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर बार कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा डे न्यूट्रल प्लांट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डे न्यूट्रल प्लांट है कौन सा, मतलब ऐसा प्लांट जिसके फ्लावरिंग के लिए, जिसके पुष्पन के लिए दिन रात का प्रभाव नहीं पड़ता है, दिन रात की जो है वो क्राइटेरिया नहीं होती है, उसको ही हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। एग्जाम्पल के तौर पे क्या जाएगा, कपास और मटर। चलिए अब यहाँ पर आप इस नोट को ध्यान रखिएगा, फोटो पीरियोडिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो गार्नर और एलार्ड ने 1920 में किया था। तो ये तो सीधी सी बात है जो आपको याद रखनी है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। अब हम अपना जो हमारा अगला जो टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन जिसे हम कहते हैं, इसको हम देखते हैं क्या होता है ट्रांसपिरेशन। तो देखिए, पौधों के वायवीय भागों से, मतलब एरियल पार्ट से एक्स्ट्रा वाटर का वेपर के रूप में वायुमंडल में मिलना, मतलब प्लांट का जो एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट मतलब पत्ती से, अधिकतर देखिए वाष्पोत्सर्जन जो है वो पत्तियों से होता है। तो देखिए प्लांट के एरियल पार्ट मतलब पत्तियों से जो एक्स्ट्रा पानी उसमें होता है, जो अतिरिक्त जो जल होता है, उस अतिरिक्त जल का प्रकाश की उपस्थिति में वेपर यानी वाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में मिलना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला इसमें क्या लिखा गया देखिए, यह वेपर यानी यह वाष्प रंध्र जो कि हैं स्टोमेटा जो लीफ में होते हैं से विसरण यानी डिफ्यूज़न द्वारा रिलीज होते हैं। मतलब ये जो पानी होता है ये लीफ पत्ती में उपस्थित जो स्टोमेटा होते हैं उनसे, स्टोमेटा से क्या करेंगे, विसरण डिफ्यूज़न के द्वारा रिलीज होगा, यानी जो वेपर होगी स्टोमेटा यानी रंध्र से, रंध्र कहाँ पर होंगे, लीफ में, पत्तियों में होंगे, यहाँ से विसरित होकर वायुमंडल में रिलीज होंगे। देखिए ये आपकी पत्ती हो गई और देखिए यहाँ पर आपके क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे, बिल्कुल इस तरह से स्टोमेटा होते हैं और नीचे ही निचली सतह पे भी होते हैं। तो ये स्टोमेटा हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहीं पे ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पे आपके स्टोमेटा से जो इसमें अतिरिक्त जल है वो यहाँ पे वेपर बन के यहाँ से क्या हो जाएगा, वायुमंडल में मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स भी होती हैं, रक्षक कोशिकाएं भी होती है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये। अगला देखिए पॉइंट, ट्रांसपिरेशन यानी जो वाष्पोत्सर्जन है उसका 80 से 90% भाग स्टोमेटा से ही होता है। स्टोमेटा कहाँ पे होंगे, लीफ से, और स्टोमेटा से ही ये ट्रांसपिरेशन 80 से 90% भाग होता है, यानी बहुत ज़्यादा भाग ट्रांसपिरेशन का सिर्फ स्टोमेटा से ही होता है। अगला पॉइंट है, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर या लाइसीमीटर से मापते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। जो ट्रांसपिरेशन होता है जिसको हम किससे मापते हैं, किससे हम उसको उसकी रीडिंग नोट करते हैं, तो ये हमारे पास पोटोमीटर या लाइसीमीटर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ट्रांसपिरेशन जो है उसको किससे मापते हैं, तो पोटोमीटर वहाँ पर नहीं देता है, लाइसीमीटर वहाँ पर देता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये था हमारे बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब इसके बाद हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्लांट हार्मोन, जो कि हमारे बॉटनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसे हम बड़े अच्छे से समझेंगे। तो आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको फिर से एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।